नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, फ्योल द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली कब प्रकाशित हुई थी? तो ये फ्योल ने अपनी विचारधारा इसमें प्रस्तुत की थी और ये वर्ष 1916 में प्रकाशित की गई थी। और वर्ष 1925 में इसे दूसरे नाम से जनरल प्रोवेंसी ऑर्गेनाइजेशन कमांडेंट कोऑर्डिनेशन के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे जो दिया है कि फ्योल द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एंड जनरली कब प्रकाशित की गई थी, तो ये 1916 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहलाता है? जो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन से संबंधित 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उसमें से एक एकता का सिद्धांत भी है। और उसमें उन्होंने बताया था कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। क्या सिद्धांत का आशय था कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक अधिकारी यदि आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एकरूपता का अभाव होता है और कर्मचारी भ्रमित हो सकता है। इससे प्रशासन में अव्यवस्था एवं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो इनका जो सिद्धांत था, एकता का सिद्धांत, कि कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मचारियों में उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे देखें कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन करना श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। किसमें? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर। और हेनरी फ्योल ने जो कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया था, श्रम विभाजन का सिद्धांत, उसमें बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसमें विशिष्टीकरण और प्रमाणीकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त करने की में सहायता मिलती है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्योल का अध्ययन का केंद्र क्या था? जो फ्योल थे उनके अध्ययन का केंद्र क्या थे? श्रमिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्योल के प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। फ्योल को किस चीज़ का प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है? तो फ्योल को उच्च प्रबंध की कार्यकुशलता को बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन के लिए माना जाता है। क्यों? उन्होंने प्रबंध की कार्यकुशलता को बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? तो प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है किसे? ये हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है और ये प्रशासकीय प्रबंध प्रणाली का भी जनक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे देखें तो सर्वयुक्त, लोच, अनिश्चित, ये तीनों ही प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। यदि सर्वयुक्त की बात करें तो ये सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि इन्हें सभी प्रकार के संगठनों में प्रयोग किया जाता है सर्वयुक्त को। यदि हम लोचशील की बात करें तो ये लोचशील होते हैं। और लोचशील क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि अनिश्चित की बात करें तो ये आकस्मिक होते हैं, अनिश्चितकालीन होता है, और ये जो विद्यमान परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार परिवर्तन करके इनको प्रकृति में लाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति का, वो तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए निम्न में से किस पर बल दिया? तो यदि हम टेलर की बात करें कि श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए निम्न में से किसको? तो कार्य की विधियों में सुधार, इस पर भी बल दिया। श्रमिकों का सही चुनाव और प्रशिक्षण, इस पर भी बल दिया। और काम के घंटों में सुधार, इसमें भी बल दिया। तो तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। फ्योल के नाम पर उनकी विचारधारा का नाम दिया गया। जो फ्योल थे उनकी विचारधारा के आधार पर उन्हें फ्योलवाद कहा गया। क्या कहा गया? फ्योलवाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पर बल दिया, तो वे हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो प्रबंध के क्षेत्र में कोई बात बेलोच नहीं होती, तो ये भी गलत है। उनके द्वारा प्रतिपादन सिद्धांतों को अंतिम सूची नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि जो हेनरी फ्योल थे, इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और उनके 14 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत,
फिर उसके बाद अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, पहलपन का सिद्धांत, सहयोग की भावना का सिद्धांत। इस तरह से उन्होंने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे वो 14 सिद्धांतों के अनुसार ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान किया है? किस प्रकार के दृष्टिकोण का? फ्योल ने जो प्रबंध साहित्य के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। किस प्रकार के दृष्टिकोण को? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। फ्योल के अनुसार एक वैयक्तिक व्यवसाय के सभी कार्यों को विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत कार्यों को सभी कार्यों के लिए विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम फ्योल का ये देखते हैं कि फ्योल ऐसे पहले प्रबंधक थे जिन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण आदि के प्रबंधन के 4 कार्य बताए, और उन्होंने अपने अनुभव से यह भी जाना कि औद्योगिक इकाइयों के कार्यों को तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखकर्म और प्रबंधन में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो तकनीक, वित्तीय और व्यवसायिक ये तीनों ही सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीनों सभी। वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा की विशेषता, वैज्ञानिक प्रबंधन की जो विशेषता है वो है प्रबंधन के सिद्धांत की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो प्रबंधन के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है, ये गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा की विशेषता ये नहीं है कि अनुभव के आधार पर की जाती है। बाकी प्रमाणित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि इसकी विशेषता है। पारस्परिक सहयोग, मानसिक क्रांति इसकी विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो ये प्रबंध के किस सिद्धांत पे है? तो ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पे है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। F.W. टेलर ने किया था, और इन्होंने इसीलिए इस सिद्धांत को टेलरवाद या टेलर पद्धति भी बोला जाता है। और इन्होंने रूल ऑफ थंब, याद रखिएगा, एक नाम और याद रखिएगा, रूल ऑफ थंब, जिसे अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन बोला जाता है, तो उस पर बल दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार अंगूठा छाप या रूल ऑफ थंब के प्रतिस्थापन पर बल दिया था। और किसने दिया था? F.W. टेलर ने। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, ये अभी हमने चर्चा किया। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? F.W. टेलर। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे खाना नहीं है, कराना है। कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना कि वह उसे सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं। तो यह कथन किसका था? इसका जो राइट आंसर है टेलर का था। F.W. टेलर ने कहा था कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या कार्य कराना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग से और कम से कम लागत पर करें। तो ये कथन किसका है? F.W. टेलर का। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध का सार कार्य को संगठित या व्यवस्थित अध्ययन करना, कार्य के विभिन्न घटकों तथा तत्वों का विश्लेषण करना तथा प्रत्येक तत्व या घटक पर श्रमिक कार्यों के व्यवस्थित सुधार करना। यह कथन किसका है? तो ये पीटर ड्रंकर का कथन है। पीटर ड्रंकर का कथन है, जो विभिन्न घटकों तत्वों का विश्लेषण करना, प्रत्येक तत्व घटक पर श्रमिक कार्यों के व्यवस्थित सुधार करना इत्यादि था। तो किसका कथन है? पीटर ड्रंकर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते थे? तो हेनरी फ्योल जो थे प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? प्रबंध के सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंध सिद्धांत विधि निर्णयन की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? तो यह जो है प्रबंध सिद्धांत विधि जो है ये निर्णयन की परंपरागत विधियों के अंतर्गत आती है। किस विधियों के अंतर्गत? परंपरागत विधियों के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए? तो ये किसने कहा था? ये हेनरी फ्योल ने कहा था। किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था। और इन्होंने जो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो जो उनका पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन का सिद्धांत, उसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाना चाहिए। और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं कि योग्यता अनुसार कार्य विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है, कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और व्यक्ति की योग्यता, क्षमता व रुचि का पूर्ण संभव प्रयोग हो पाता है। तो इसका जो क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना, ये हेनरी फ्योल ने कहा था।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेडरिच हर्ट्ज़बर्ग वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, हेनरी फ्योल आधुनिक प्रबंधन से, मैक्स वेबर नौकरशाही से, जो फिलिप कोटलर है वो विपणन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फिलिप कोटलर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण को क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता था। प्रशासनिक दृष्टिकोण को और किस नाम से जाना जाता था, क्रियात्मक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरशाही दृष्टिकोण समानता कहाँ देखने को मिलती है। तो नौकरशाही दृष्टिकोण हमेशा देखने को मिलती है सरकारी संस्था में, सरकारी संस्था में ही नौकरशाही दृष्टिकोण देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रशासनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, ये सही है, अभी हमने देखा। नौकरशाही दृष्टिकोण समानता सरकारी संस्थाओं में देखने को मिलता है, ये भी सही है। ब्यूरोक्रेसी सरकारी संस्थाओं में देखने को मिलता है। प्रतिष्ठित विचारधारा के 2 भाग वर्गीकृत किया जाता है, ये गलत है। तकनीकी उत्पादन संबंधी क्रियाएं होती, तकनीकी उत्पादन संबंधी क्रियाएं, तो इसका जो चूंकि असत्य कथन बोला है तो ये असत्य कथन हो जाएगा। बाकी क्रियात्मक दृष्टिकोण को प्रशासनिक दृष्टिकोण बोला जाता है, नौकरशाही दृष्टिकोण सरकारी संस्थाओं में, और तकनीकी क्रियाएं उत्पादन संबंधी क्रियाएं, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। प्रबंधकीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे नियोजन और संगठन, नियोजन और संगठन ये दोनों ही प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। नियोजन और संगठन दोनों ही प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंधक में का अनुभव होना चाहिए। एक प्रबंधक में किसका किसका अनुभव होना चाहिए। तो विशिष्ट ज्ञान, भौतिक ज्ञान और मानसिक ज्ञान, इन तीनों का अनुभव होना चाहिए। एक प्रबंधक के पास विशिष्ट ज्ञान, भौतिक ज्ञान और मानसिक ज्ञान तीनों का अनुभव होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। तो मैक्स वेबर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही प्रबंध के लिए जाने जाते हैं। मैक्स वेबर किस लिए जाने जाते हैं, नौकरशाही प्रबंध के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ है। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या लाभ है। उत्पादन की लागत में कमी, उत्पादन किस्म में सुधार और न्यूनतम श्रम लागत, ये तीनों ही सही हैं। उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन किस्म में सुधार और न्यूनतम श्रम लागत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो कुशल नियंत्रण वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है। अच्छी किस्म की वस्तुएं वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है। उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, ये भी वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है। जो अधिक कार्यभार है ये वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक कार्यभार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ प्राप्त होता है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ की, तो व्यापारियों को भी प्राप्त होता है, श्रमिकों को भी प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन से तीनों को लाभ प्राप्त होता है, इसलिए जो राष्ट्र को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन से चारों को लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने सामान्य प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को देखा और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।